नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत। या संजय राउत का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने जो है हमारे देश की तुलना सीरिया से कर दी है। उन्होंने बयान में कहा कि सीरिया में जो हालात हुए, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति बशर को भगाया गया, उस तरह एक दिन मोदी का भी हालत होगी। तो संजय राउत के और कितनी गंदी जुबान खुलेगी, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि रोज रोज जो सुबह मीडिया को बुला के जिस तरह से भौंकते हैं, इससे हर कोई त्रस्त है, लेकिन हर कोई उसको हेडलाइन भी बना लेता है। तो आज का हमारा वीडियो का चर्चा यही है कि संजय राउत का उपाय आखिर में क्या है। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो एडवोकेट हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो संजय राउत नाम का जो चीज़ है, आखिर इसका इलाज किस तरह किया जाए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बहुत लंबे गैप के बाद आप एक बार चैनल में आए हैं। जी सर। और चर्चा भी कुछ अलग ही है। संजय राउत के नाम से हर कोई चिढ़ता है, व्यूअर्स भी गाली देते हैं, लेकिन सुनते हैं कि आखिर संजय राउत ने क्या बोल दिया। संजय राउत हमेशा जो है ये देशद्रोही वाली बात करते हैं। पहले तो राजद्रोही वाली बात करते थे, अब देशद्रोही वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान देकर कहा है कि मतलब पीएम मोदी का जो हालत हो जाएगी, जो सीरिया में हालत हुई है बशर की। तो क्या इस बयान पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्रतिक्रिया तो देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे, वो शब्द तो सबने वायर करके, यूट्यूब का चैनल है जो इसी तरह के मतलब वीडियोस बनाता है और सनसनीखेज करता है। और जहाँ तक संजय राउत जी की बात है, तो संजय राउत जी का एक पर्टिकुलर शब्द है नोटी जी। तो वो खुद में ही इतने नोटी हैं, तो जब वो बयान देते हैं तो वो एक सनसनीखेज मामला चला देते हैं। अभी इन्होंने जब वायर को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने 2-3 बातें कही, जिसमें से एक तो ये बात कही जो लोगों ने पकड़ ली कि भाई इन्होंने क्या बोला कि मोदी जी का भी हाल उसी तरह से होगा जो सीरिया में असद, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनका हाल हुआ। लेकिन संजय राउत जी बोलते बोलते जो बोल गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जो अपोजिशन है इस समय उन्हें मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, और जो अमेरिका की डीप स्टेट है जो इस तरह के तख्ता पलट के काम करती है। अगर आप देखेंगे तो तख्ता पलट कहाँ कहाँ हुआ। उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया कि भाई मेरी नहीं सुन रहे, तो अमेरिकन डीप स्टेट ने बांग्लादेश में भी तख्ता पलट करा दिया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा तख्ता पलट कराया, अभी आपके सामने सीरिया में तख्ता पलट कराया। ये तो बहुत 2016 में हो जाता, 2016 से लेकर आज तक सीरिया में जो तख्ता पलट नहीं हुआ वो ईरान की, हिजबुल्ला की और रशिया की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अभी आप देखिए जो ग्लोबल समीकरण बन रहे हैं, उन ग्लोबल समीकरण में इजराइल ने हिजबुल्ला के साथ अटैक किया, और अब हिजबुल्ला के साथ उसकी सेटिंग हो गई, तो इजराइल जो है सीरिया का एक भाग के अंदर घुस के उसने वो भाग कब्जा कर लिया, और इसलिए वहां पे असद की जो फोर्सेस हैं वो मतलब उसमें आ गई। अब इसी तरह से ये अगर हिंदुस्तान में करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आर्मी ये सब तो करने नहीं देगी कि हम सक्षम देश है। लेकिन इस बयान को बहुत अच्छी तरह से सोचा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के थ्रू, मराठा आरक्षण के थ्रू, इस तरह से ये झूठी जन जागृति लाके कि संविधान खतरे में है और मोदी जी के खिलाफ इसको भड़का के, तो ये एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करें, और जिसके बाद ये सोचें कि मोदी जी का तख्ता पलट करें। तो जो भी आदमी आज की डेट में हिंदुस्तान में मोदी जी का तख्ता पलटना चाहता है, वो किस कैटेगरी में आता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान छोड़िए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब आज आप महाराष्ट्र का चुनाव भी हार गए, तो उन्होंने द वायर जो ये न्यूज़ चैनल है जो इसमें चलता है, यूट्यूब चैनल जो है, अच्छा, उसका जो पत्रकार जो इंटरव्यू लेता है ना, वो जानबूझ के अपने शब्द आपके मुंह में डालता है। जो वो बुलवाना चाहते हैं वो उस तरह की बात करेंगे। अच्छा सर, ईवीएम पे कुछ बोलिए, ईवीएम पे कुछ बोलिए। तो संजय राउत जी ने ईवीएम के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने बोला कि इस बार जो मतलब भाजपा और अपना शिवसेना का जो गठबंधन है वो जीता, तो वो ईवीएम की वजह से जीता, इन्होंने ईवीएम में हेराफेरी करी। अभी संजय राउत जी एक बात पे ये भूल जाते हैं कि जब आप ऐसी टिप्पणी करते हो तो अपने 2014 के इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन को भी आप बीजेपी क्वेश्चन उठा रहे हो। तो आज वायर में उन्होंने जो बयान दिया, उसके बयान में मैं संजय राउत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, 2019 में और 2014 के चुनाव में जब आप लोकसभा में आपकी पार्टी गई थी, भाजपा के साथ गई थी, तो जितनी सीटों पे आप गए थे, ये खुलासा करें उन सीटों पे आपने कितने ईवीएम में गड़बड़ी करके उसको जीते थे।
फिर उन्होंने एक बयान दिया हिंदुत्व के ऊपर कि हमारा हिंदुत्व जो है वो अलग है। सर हिंदुत्व कैसे किसी का अलग हो सकता है? हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे साहब का था जी। तुम्हारा क्या हिंदुत्व है? अभी आप बताइए, आज जो है संजय राउत जी और उद्धव साहब की जो पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है, वो आज एक तरह से मुसलमानों की गोदी में बैठ गई। और वहीं रजत शर्मा ने जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि सर क्या बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में आपका हाथ है? तो उस समय बाला साहब ठाकरे सर ने ये बताया था कि भाई मैं तो वहां था नहीं, लेकिन अगर हाथ नहीं हमारा पैर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था ज्यादा मत पूछिए कि सीबीआई जो है हमारे पीछे लग जाएगी। उस समय पे संजय राउत जी बोलते थे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ वो सही हुआ। तो आज क्या ये, जब आज ये मुसलमानों की तरफ हैं, तो क्या संजय राउत जी मुसलमानों से माफी मांगेंगे कि उस समय के जो शिव सैनिक थे जो वहां पे कार सेवक बन के गए थे और उन्होंने अगर गलती से भी कोई ईंट बाबरी मस्जिद की तोड़ी थी, तो ये आप बताइए क्या आज आप अपने उस बयान से पलटने की जुर्रत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं? आज आप ये कह सकते हैं कि जो उस समय जो हुआ वो गलत हुआ? तो सर इनको राजनीति में कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो इन्होंने ये बात कही कि मोदी जी का हाल असद के जैसा होगा, या तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जो ये बोल गए, या फिर ये इन्होंने लड़कपन में बोल दिया कि भाई मुझे कुछ बोलना है, वही हेडलाइन बने रहना। लेकिन इन आइदर केस भारतीय समाज को और मराठी समाज को, महाराष्ट्र में रहने वाली पब्लिक को, हिंदुस्तान में रहने वाली पब्लिक को इस तरह के बयानों से देख के रहना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये फर्जी आंदोलन करेंगे। जिस तरह से ये अडानी के पीछे पड़ते हैं, वो मुद्दा नहीं रहा तो इन्होंने नया मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं तो श्री संजय राउत जी का बयान को मैं सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमें सजग रहना चाहिए कि कल को अचानक से महाराष्ट्र में दोबारा कोई आंदोलन ना हो जाए, जिसे मराठा था। तो इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात ये भी बोली सर उसी वायर के इंटरव्यू में, उन्होंने बोला मोदी की वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है आके। मोर स्पेसिफिकली उन्होंने जो बोला, उन्होंने अजीत दादा पवार के बारे में बोला। अब भाई वो आज की डेट में मतलब उनसे चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो दो तीन बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आपका चिढ़ना उनसे वाजिब है, लेकिन बार बार एक ही बात कहने की वो मोदी की वॉशिंग मशीन में आके धुल गया। अभी देखो उन्होंने ये भी बोला कि जो सिंचाई घोटाला था वो कुछ 70,000 करोड़ रुपए का था, और उस वक्त ये एलिगेशन थे कि अजीत पवार जी के ऊपर मतलब लगे हुए, उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला करा। तो जिस समय 70,000 करोड़ का घोटाले का एलिगेशन उनके ऊपर लगा, जिस पीरियड में, उस पीरियड में वो किन के पास थे? उस पीरियड में तो शरद पवार जी के पास थे। तो सर अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा था तो ये वो भाजपा पे या मोदी जी पे भी आक्षेप नहीं लगा रहे, वो एक्चुअली शरद पवार सर की जो लीडरशिप है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो ये कह रहे तुम्हारे राज में होते हुए इतना बड़ा घोटाला होने दिया तुमने, जिसको मोदी जी ने पकड़ लिया और उसको दबाव के उसने तुम्हारे भतीजे को अपनी तरफ खींच लिया। तो एक्चुअली आप एक पावरफुल आदमी को ये बता रहे हो कि भाई आपने गलत किया, आपने क्यों नहीं स्टॉप करा। तो ये टिप्पणी उनकी मोदी वॉशिंग मशीन की तरफ नहीं है। अगर मेरे घर में सब कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहां का हेड हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रोकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब बोलते हो, जब कोई एलिगेशन लगाते हो, तो कुछ इस तरह की बात करा करो जिसको देख के लोग समझे कि भाई कोई सीरियसली आदमी बोल रहा। चुनाव हार गया तो अंगूर खट्टे थे, वो तो चुनाव का परिणाम मानते ही नहीं, बोलते हैं ये तो चुनाव परिणाम लोकतंत्र की हत्या हुई है इसमें। अब सर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो अभी देखिए ये ओपोजिशन वाले अपने एजेंडा में खुद फंस गए। इन्होंने एक बात चलाई कि हमें संविधान के ऊपर अभी लोकसभा और राज्यसभा में बहस करनी है। बहस कौन करेगा? कांग्रेस, जिसने संविधान की सबसे ज्यादा बार हत्या करी है। भाई जब संविधान के ऊपर चर्चा होगी तो इमरजेंसी के ऊपर भी चर्चा होगी। उस समय संजय राउत जी वहां जब राज्यसभा में बैठे होंगे तब क्या कहेंगे कि नहीं नहीं इमरजेंसी नहीं लगी थी क्योंकि आज कांग्रेस वाले हमारे दोस्त हैं। उस समय एनसीपी वाले क्या कहेंगे कि आज ये हमारे दोस्त हैं। चलो उस समय तो एनसीपी थी नहीं, जो एनसीपी वाले हैं वो सभी कांग्रेस में थे। उस समय पे जो अपने ये उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, मुलायम सिंह जी की तो राजनीति उस चीज पे खड़ी है। तो तुम क्या कहोगे कि नहीं नहीं राजनीति हम तो सब बराबर था, उस समय कुछ नहीं, सब गलत हुआ। अरे भाई संविधान करके तुमने अपने को खुद फंसा लिया है।
तो देश को इस समय एक सजग रहने की जरूरत है। कोई नया किसान आंदोलन कर दें, नया मराठा आंदोलन कर दें जिससे लोगों को तकलीफ हो, इस तरह की चीज़ों से इनको बचना चाहिए। और ऐसे स्टेटमेंट को मैं समझता हूँ लोगों को भड़काने वाले स्टेटमेंट है कि एक दिन इसका मोदी का भी ऐसा हाल होगा, वो आप एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, जो देश का क्या आपका भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, बट कही तो ठीक है, लड़कपन में कही। लेकिन कोई तो मानने, संजय राउत का तो सुनता भी नहीं कोई, लेकिन सब सुनते हैं। अब देखे, नहीं सुनता तो इसीलिए तो वो बोल रहे हैं, उनको लाइमलाइट में रहने की आदत हो चुकी है। बेसिकली जो शिवसेना का मुखपत्र था सामना, ये उसमें लेख लिखते हैं और लिखते भी थे, पहले भी लिखते थे, आज भी लिखते हैं। तो अब अगर आपका कोई लेख नहीं पढ़ रहा है या आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आप ऐसी बात कह दो कि जिससे हो सब जगह आज की डेट में, आज उनके ये 2-3 बयान मैंने आपको बताए, पूरा सोशल मीडिया संजय राउत संजय राउत संजय राउत कर रहा है। तो उनको तो पब्लिसिटी मिल गई ना। हम भी तो आज इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ये करा। अगर वो नहीं कहते तो कौन चर्चा करता। अब बात यह है कि इस चर्चा को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए, जो उनके शब्द है उसको कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। मैं तो नहीं लेता, बाकी और कोई लेता हो तो सर मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद विवेक जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है संजय राउत के प्रति, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और संजय राउत तो है ही कि देखा आपने कि 2019 से जो है महाराष्ट्र के विलन बने बैठे हुए हैं। वो सिर्फ मोदी जी और देश के हित में जो काम करता है उसको टारगेट करते हैं, और जो उनके खिलाफ जो भी हुआ उसको वो अपना शत्रु मानते हैं। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद वो चुनाव को ही शत्रु मानने लगे हैं, ईवीएम को शत्रु मानने लगे हैं। तो अब संजय राउत का नया कुछ सेशन आए जो जिसमें उनकी सिक्का चलेगी तब तो सही है, नहीं तो बाकी सब तो उनके दुश्मन है। तो संजय राउत का तो रोज नए नए कलर में उनका अवतार होता है और लोग नए अवतार में उनको देखते हैं और गालियां भी देते हैं उतनी ही। तो फ्रेंड्स, हम यही चीज़ आपके सामने रखना चाहते थे कि जो बाकी देशों में चल रहे हैं, जो हालात जो बने हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, तो हमारे देश की जो है तरक्की रुक सकती है, देश में अंदर खोखलापन हो सकता है। क्योंकि इशू बांग्लादेश का भी है, इशू पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश से भी शत्रु यहाँ पर भरे हुए हैं। कल को अगर यहाँ पर भी कुछ बड़ी साजिश होती है विदेश से फंडिंग करके, तो ये भी इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल देख लीजिए क्या हालत से गुजर रही है, अपने देश का ही हिस्सा है। वहाँ पर भी ममता बनर्जी देश का कोई भी कानून रहेगा तो मानने को तैयार नहीं रहती है, हमेशा जो है देश के खिलाफ चलती रहती। उनका अलग कानून चलता है, यहाँ महाराष्ट्र में संजय राउत का कानून चलता है, दिल्ली में केजरीवाल का कानून चलता है। लेकिन ये लोग किस कैटेगरी के हैं सभी को पता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है अपना जो है हित की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।